तो स्वागत है आप लोगों का वर्क पावर एनर्जी के इस 9th लेक्चर में। वैसे देखा नहीं भाई, वर्क पावर एनर्जी के इस 9th लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में जेई मेंस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, और जेई मेंस में हम लोग 3 सवाल छोड़ दिए थे, 20, 22, 24 नहीं कर पाए थे। आज को करेंगे। फिर हम लोग जेई एडवांस के ये डाउट्स मेरे पास आए हैं और इतने डाउट आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 लिखिए मेरे साथ, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ ट्रायंगल is formed using three wires AB, BC and CA, AB, BC and CA, and is placed in vertical plane, वर्टिकल प्लेन का मतलब जब भी आपको कहे तो आप इस बोर्ड को वर्टिकल प्लेन समझेंगे, और जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो आप इमेजिन करेंगे चीजें आपके टेबल पे हो रही है। टेबल ऐसे जो होता है, टेबल आपका जिस पे डेस्क पे लिखते हैं, वो डेस्क को आप क्या इमेजिन करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इस बोर्ड को वर्टिकल प्लेन। ये डायग्राम दिया हुआ है तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ऐसा डायग्राम ये दिया हुआ है, ये A है, ये C है, और ये वाला लाइन जो है ये C' है, ये B है। आगे क्वेश्चन लिखता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल द 3 वायर्स इज सेम। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर all three wires is same, full stop। अब कह रहा है W1 and W2 is the work done by friction। W1 and W2 is work done by friction, in moving from A to C, A to B through C' and C। मतलब A से B तक एक बार इस तरह से गए सीधा सीधा तो वर्क डन हुआ W1, दूसरी बार ऐसे गए तो वर्क डन हुआ W2। आपसे पूछ रहा है देन, तो आपको बताना है कि W1 और W2 में क्या रिलेशन होगा। हम लोग जानते हैं इस बात में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज ये करना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है माइनस म्यू mgl, और ये L हमेशा क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप W1 लिखेंगे, मतलब पहले केस में जब यहां से यहां जाएंगे, इस केस में जब आप वर्क डन लिखेंगे फ्रिक्शन की वजह से, W1 मतलब वर्क डन इन A to B थ्रू C', तो ये क्या लिखेंगे, माइनस म्यू mgl इंटू ये लेंथ A इंटू B, सॉरी AB। अब जब इस पाथ से ले गए, A से C तक गए और फिर इधर चले गए, तो जब इस पाथ से गए W2, तो देखिए जब यहां से यहां गए तो ये तो हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, AC', बोलो। तो वर्क डन कितना लिखोगे, माइनस म्यू mgl माइनस म्यू mg AC', और इस केस में कितना लिखेंगे, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, C', तो माइनस म्यू mg C', माइनस म्यू mg कॉमन ले लीजिए, बाकी मिलके कितना हो गया, AB। तो जो W2 होगा वही W1 होगा। दोनों केस में वर्क क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों केस में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम। इसलिए ये आंसर हो जाएगा। W1 में
बच्चे एल एक्स्ट्रा है, ये एल नहीं होगा, वो एल की जगह ए बी होगा, ठीक है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, W1 इज इक्वल्स टू W2, ए ऑप्शन सही है। इसको लिखिए, फिर अगला सवाल 22 नंबर करेंगे। कुछ लोग अगर भूल गए हो तो मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ, ये वाला पॉइंट जो है इसको प्रूफ करके भी आप देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे ये चीज को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब इस पर अगर कोई ब्लॉक मूव करे यहां से चल के यहां तक आए, तो ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया भी था पहले, L4 में शायद मैंने आप लोग को डिराइव करके दिखाया है, L4 या L2 में डिराइव करके दिखाया है। तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा कितना, म्यू mg cos थीटा, और इसका डिस्प्लेसमेंट ये s है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये s है, ये थीटा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखेंगे, माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू s, और s cos थीटा कितने के बराबर होगा, लेंथ के बराबर, यही ना लेंथ होगा, हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो माइनस म्यू mg l। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता, तो वही चीज। अगला सवाल हम लोग करते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर में एक डायग्राम दिया हुआ है, और वो डायग्राम ये है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। इस पर एक ब्लॉक है 1 kg का, वही इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है म्यू वो 0 है, मतलब ये स्मूथ है। एक धागा बंधा हुआ है, ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। अच्छा मास 1 kg नहीं है, मास m दिया हुआ है, वो 1 इसका नाम है, मास m दिया हुआ है। और इधर जो ब्लॉक है इसका नाम 2 दिया हुआ है, इसका भी मास m ही है। तो आपसे पूछा है, और यहां का जो फ्रिक्शन है वो दिया हुआ है, यहां का फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 1.3/√2। आपसे पूछा है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन when both blocks are released for 1 second. Find work done by friction when both blocks are released for 1 second. For 1 second, 1 सेकंड के लिए अगर रिलीज कर दिया जाए तो कितना वर्क होगा। समझिए ध्यान से, अगर हम लोग इस ब्लॉक का FBD बनाए तो सिर्फ इसका वेट दिखाइए, mg नीचे, mg का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना, mg sin 45, और sin 45 1/√2 होता है, तो mg/√2। यहां देखिए इसको कौन चला सकता है, ये वाला जो टेंशन है, और इसको रोकने वाला कौन, इधर फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन कितना लगेगा, देखिए इसका वेट नीचे लगेगा mg, इस पर नॉर्मल ऊपर लगेगा n, और इस डायरेक्शन में क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा है तो n का वैल्यू कितने के बराबर, mg के बराबर। तो ये जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू इंटू n, और म्यू कितना है 1.3/√2 इंटू n, n का वैल्यू कितना है mg, मतलब ये लिखा हुआ है 1.3 इंटू mg/√2, और ये लिखा हुआ है 1 इंटू mg/√2। मतलब इस सिस्टम को इधर चलाने के लिए जो फोर्स है वो mg/√2 इंटू 1 है, और इसको रोकने के लिए जो फोर्स है वो कितना है 1.3 इंटू mg/√2। क्या सिस्टम चलेगा, नहीं, क्योंकि चलाने वाला फोर्स कम है, रोकने वाला ज्यादा, क्योंकि 1.3 है, 1.31 से क्या होता है, ज्यादा होता है। हेंस द सिस्टम विल नॉट मूव, ये फ्रिक्शन इतना नहीं लगेगा, इतना लग सकता है, लगेगा कितना यहाँ mg/√2, इसके बराबर लग जाएगा। ये फ्रिक्शन कितना लगेगा mg/√2। अगर पूछता है कितना फ्रिक्शन लगेगा इस ब्लॉक पे, तो कहते हैं mg/√2, ये फ्रिक्शन यहाँ लग जाएगा, इतना लग जाएगा, ये सिस्टम क्या रहेगा, रुका रहेगा।
जब सिस्टम रुका हुआ है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 आंसर। लेकिन अगर मान लीजिए सिस्टम चलता तो फिर हम लोग एक्सलेशन निकालते, डिस्प्लेसमेंट निकालते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क निकाल लेते। और क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वर्क पूछा था, इसलिए माइनस होता है, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर। तो ये था सवाल संख्या 22। हम लोग सवाल पहुंचते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर सवाल है, अ विंड पावर्ड जनरेटर। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको हम लोग एज ए हेडिंग ही कर लेते हैं। तो जो 24 नंबर सवाल है उसका आप हेडिंग डाल सकते हो विंड मिल। विंड मिल। अब विंड मिल में कैसे काम होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विंड मिल में, विंड मिल देखे आप लोग? आज बैग लेके कहां घूमते रहते हो? कॉपी रख देते हैं, बैग लेके नहीं आने जाना है। विंड मिल, विंड मिल में क्या होता है, इस तरह से एक एरिया होता है जो कि ब्लेड्स स्वैप करते हैं और उस एरिया में विंड इन करता है। इस एरिया में विंड क्या करता है? इन करता है। मान लीजिए m मास ऑफ विंड इसमें इन किया। विंड का मास अगर कितना मान ले m, और ये विंड कितने स्पीड से ब्लो कर रहा था? v से। तो इस विंड के पास क्या था? काइनेटिक एनर्जी था। क्या था? काइनेटिक एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे विंड का? काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कितना लिखोगे? हाफ mv²। ठीक है। तो विंड के पास पावर है। विंड के पास क्या है? पावर है। एनर्जी है तो एनर्जी बाय टाइम क्या लिखेंगे? पावर। तो पावर ऑफ विंड अगर पूछा जाए तो पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। तो क्या लिखेंगे? mv²/2 इंटू टी। mv²/2 इंटू टी। अब ये देखिए, ये जो m/t है, m/t को क्या कहेंगे? मास बाय टाइम। मास बाय टाइम। और मास बाय टाइम क्या होगा? इसको बोलेंगे मास फ्लो रेट। m/t को क्या कहेंगे हम लोग? मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट। अब ये मास फ्लो रेट के बारे में जरा समझिए, ये कैसे निकालते हैं। मास फ्लो रेट को कुछ लोग m डैश से भी लिखते हैं और ये बेसिकली क्या है? मास बाय टाइम। मास बाय टाइम। अब देखिए मास कितना होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मान लेते हैं इसका जो एरिया है वो L है। इसका एरिया कितना है? L, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया A है और लेंथ L है। एरिया A है, लेंथ L है, तो वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू L। ये हो गया वॉल्यूम। इंटू डेंसिटी कर दे तो क्या हो जाएगा? मास। और मास फ्लो रेट मतलब मास बाय टाइम, तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो L/T डिस्टेंस बाय टाइम को क्या कहेंगे? स्पीड। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है A rho v। m डॉट से इसको हम लिख रहे हैं मास फ्लो रेट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? A rho v। ये याद रखना है। तो बताइए पावर ऑफ विंड कितना हो जाएगा? इसको बोलेंगे इनपुट पावर। ये पावर इस मशीन में इन कर रहा है। कितना पावर है बताइए? हाफ इंटू m/t का वैल्यू क्या हो गया? A rho v इंटू v² है, मतलब कितना हो जाएगा? Q। इतना इनपुट पावर विंड लेके इन करता है। एंड व्हाट इज विंड मिल? विंड मिल इज अ डिवाइस which converts kinetic energy of wind, wind energy नहीं यार, kinetic energy of wind into electrical energy। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिवाइस 100% एफिशिएंट नहीं होता है। हो भी सकता है इंजीनियर, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद वहां पे जगह नहीं था कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आप अगर इस विंड मिल को ब्लॉक डायग्राम में ऐसे दिखाएं तो ये विंड मिल क्या कर रहा है? इसमें इनपुट क्या जा रहा है? विंड एनर्जी P इनपुट, और आउटपुट होगा P आउटपुट। तो P आउट बाय P इन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। तो बताइए P आउट का क्या फॉर्मूला होगा? इफिशियंसी इनटू P इनपुट, और वो कितना है? हाफ
ए रो वी क्यू। और ये फॉर्मूला आगे से याद रखना है, ये फॉर्मूला आगे से याद रखना है। एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक सवाल भी है, डायरेक्ट सवाल, और ये सवाल आईआईटी में पूछा जा चुका है एक बार। तो जो आउटपुट पावर है वो V के किस प्रोपोर्शनल है, यही सवाल क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है। जो आउटपुट पावर है वो वेलोसिटी के किस पावर पे डिपेंड करता है, V क्यूब। तो आउटपुट पावर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज विंड मिल। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ जे मेंस का डिस्कशन समाप्त होता है। हम लोग जे एडवांस करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से। जे एडवांस का हम लोग जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है प्योरली जे एडवांस के ही बच्चों के लिए है, क्योंकि इसमें मैथ्स का यूज है। ठीक है, तो नीट वाले बच्चे चाहे या फिर कोई बहुत कम मेहनत करे, चाहो कि सब क्वेश्चन सॉल्व करे, तो नहीं पॉसिबल। 6 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिस पर फोर्स लग रहा है और वो x का फंक्शन है, और ये फोर्स है kx माइनस ax क्यूब। ठीक, और कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बताइए कौन सा होगा। और ग्राफ दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा ग्राफ होगा। तो ए ऑप्शन में जो ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच, वो ऐसा ग्राफ है। बी ऑप्शन में जो ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच का, वो ऐसा ग्राफ है। सी ऑप्शन में जो ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच का, वो कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। और डी ऑप्शन में जो ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच का, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में से इन चारों में से बताना है कौन सा ग्राफ सही है पोटेंशियल एनर्जी का। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर फोर्स दिया हुआ हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। जब भी फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी पूछे या पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स पूछे, इसका मतलब यह फोर्स कंजर्वेटिव है। यह फोर्स क्या है, और तभी ये सब बातें पूछ रहा है। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव डेरिवेटिव हम लोग क्या देता है, फोर्स देता है। आप लोग सोच रहे हो सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया अचानक से, ऐसा तो हम लोग कोई पढ़े नहीं है। नहीं, ये सब पढ़े हैं हम लोग। पढ़े ना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब वही लिखा हुआ है, देखिए du इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस एफ डी आर। इसे को इंटीग्रेट कर दीजिए तो u du का इंटीग्रेशन u इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस इंटीग्रेशन एफ डी आर। एफ डी आर को ही क्या बोलेंगे, वर्क, और इसी का निगेटिव क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर u आपको निकालना हो तो देखिए ये वाला इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। तो u क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एफ डी आर। तो f है यहाँ पे kx माइनस ax क्यूब, और dr की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, dx। तो u हो जाएगा माइनस k कांस्टेंट x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस a x क्यूब dx का इंटीग्रेशन x का पावर 4 बाय 4। ये u हो गया। ठीक है, अब ये ग्राफ इनमें से कौन सा है ये पता करना है। तो एक तरीका है तो इसका मैथमेटिक्स के बारे में सोचे, उस तरह से ग्राफ बना ले। लेकिन फिजिक्स में मैथमेटिक्स वाइज नहीं सोचेंगे हम लोग। इस ग्राफ को हम लोग ये सोचेंगे कि ये कैसा इक्वेशन है x का पावर 4 में। तो जरा देखिए, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल्स टू, अगर इसमें x स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, माइनस k बाय 2 प्लस ax स्क्वायर बाय 4। तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं।
और अगर आपसे पूछे कि u 0 है, u 0, इसका मतलब ये कब कब हो सकता है, जब ये तो ये 0 हो, मतलब x 0 हो, या फिर ये वाला टर्म 0 हो, ये वाला टर्म 0 मतलब ax² / 2 = k हो, मतलब x का वैल्यू 2k/a का अंडर रूट हो। तो ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी दो बार 0 होगा, एक बार x = 0 पर और एक बार x = √2k/a पर। इन दो वैल्यू के लिए u का वैल्यू 0, और u का वैल्यू 0 होने का मतलब u तो y एक्सिस पे रिप्रेजेंटेड है, मतलब दो बार जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कट करेगा और 0 से शुरू होकर के। तो ऐसा कहां हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, तो c में तो नहीं हो रहा है, c में तो 0 से शुरू ही नहीं हो रहा है और एक ही बार कट कर रहा है, और b में भी नहीं हो रहा है, d में हो रहा है और a में हो रहा है, मतलब या तो a वाला सही होगा या तो d वाला सही होगा। और इन दोनों पॉइंट को हम लोग नेम कर लेते हैं, ये 0 होगा, ये कितना होगा, यहाँ पे कट कर रहा है कितना होगा, √2k/a, ये होगा x का वैल्यू, और ये 0 अगर ये होगा ग्राफ तो ये भी √2k/a। अब इन दोनों में चेक करना है, तो हमें एक बात दिख रहा है कि x की वैल्यू अगर √2k/a से पहले का लेंगे कोई वैल्यू, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा, और इसमें लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन तुम लोग को पता है, इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, फिर देख रहे हैं कौन सा ग्राफ होगा। तो हम लोग मान ले रहे हैं इससे कम का वैल्यू, तो यहाँ 2 है इसलिए हम लोग √k/a पुट कर लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए। लेट्स पुट x = √k/a, तो यहां से √k/a अगर पुट करेंगे तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, -k × x² / 2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, k/a प्लस a × x का पावर 4/4, इसका पावर 4, तो स्क्वायर करोगे तो k/a आएगा, और एक बार स्क्वायर करो तो k²/a²। तो यहां से एक a से एक a कट जाएगा, यहां पे लिखा हुआ है -k² / 2a और यहां लिखा हुआ है k²/4a, तो k² / 2a अगर कॉमन ले लें तो यहां बचेगा -1 और यहां बचेगा +½ तो ये -½ होगा, तो ये हो जाएगा -k²/4a, और इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आया। इसका मतलब कौन सा ग्राफ सही है, डी वाला गलत हो गया, ए वाला सही हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना है चीजों को, कैसे इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पक्का इसको लिखिए, और एग्जाम में ऐसा चीज सोच पाना बहुत मुश्किल चीज होता है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत होता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका प्रैक्टिस और नया क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेंडेंसी जो है वही आपको आगे बढ़ाएगा। आप जितना तरह का नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और इसीलिए आपके पैकेज में बहुत तरह से क्वेश्चंस को डाला गया है। तो पैकेज प्रायोरिटी रखिए, HC वर्मा एक कम से कम बुक, और जब ये दोनों हो जाए तो उसके बाद टाइम बचे तो सिंगेज भी करना है मिनिमम, और इतना कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिंगेज नहीं भी कर पाओगे, पास आउट बैच में थोड़ा मुश्किल होता है, 11th-12th वाले कर सकते हैं, ठीक है। खैर इतना करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 6 के बाद 15 नंबर सवाल करेंगे, फिर लिखिए इतना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा गया है कि एक पार्टिकल है और उसका पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है, A/x का पावर 12 माइनस B/x का पावर 6, A/x का पावर 12 माइनस B/x का पावर 6, और आपसे पूछा है कि इट इज इन stable equilibrium, it is in stable equilibrium at
x इज इक्वल्स टू 0, bx इज इक्वल्स टू a बाय 2b का होल पावर 1/6, cx इज इक्वल्स टू 2a बाय b का होल पावर 1/6 एंड dx इज इक्वल्स टू 11a बाय 5b का होल पावर 1/6। यहां पे दो तीन बातें समझने के लिए है, इसके बारे में समझिए। किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में तब कहते हैं, और इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग यहां समझेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। तो किसी बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब कहते हैं जब उस पर नेट फोर्स 0 हो, जब उस पर नेट फोर्स 0। किसी बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब कहते हैं जब उस पर नेट फोर्स क्या हो, 0। ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये 3 तरह का होता है। ये इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है, 3 तरह का। एक को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं अनस्टेबल, और एक को बोलते हैं न्यूट्रल। अब चीजों को जरा समझिए। एफ नेट 0 है, और अभी तक हम लोग सब पढ़े थे कि u जो है अगर वो दिया हुआ हो तो f कैसे निकालते हैं, माइनस du बाय dr करके। और अगर f 0 है इसका मतलब du बाय dr भी क्या है, 0 है। दिस इंप्लाइज du बाय dr भी क्या है, 0। और du बाय dr का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ur ग्राफ, और ये 0 है। किसी भी लाइन का स्लोप 0 कब होता है, स्लोप 0 है मतलब वो x एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस। समझिए जरा, अगर मैं ur ग्राफ दे दूं यहां पे, अगर मैं ये u और r के बीच का ग्राफ दे दूं कुछ ऐसा, ठीक है। और मैं यहां कुछ पॉइंट्स दिखाऊं आपको। देखिए ये पॉइंट्स A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है। कहां कहां अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आए, बताइए। B पर जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा, मतलब B पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि यहां पर टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0। स्लोप 0 मतलब du बाय dr 0, मतलब फोर्स 0, क्योंकि du बाय dr का ही माइनस क्या देता है, फोर्स। अगर du बाय dr 0 है तो 0 का माइनस मतलब 0 ही ना, 0 में थोड़ी माइनस प्लस लगाते हैं। मतलब B पॉइंट पे ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, C पॉइंट पर भी पार्टिकल किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, D पॉइंट पर भी एक इसमें है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये तीनों इक्विलिब्रियम अलग अलग है, ये तीनों इक्विलिब्रियम का नेचर अलग अलग है। क्या फर्क है तीनों इक्विलिब्रियम के नेचर में? स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है, कोई भी चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, U क्या हो, मिनिमम हो। मैथमेटिकली पूछे तो ये मिनिमा है ग्राफ के अनुसार। U का अगर ये मिनिमा है तो मैथमेटिकली मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होता है, d स्क्वायर u बाय dr स्क्वायर लेस नहीं ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, तो मिनिमा होता है। यही मिनिमा का कंडीशन होता है, पक्का। ये मैक्सिमम मिनिमा आप लोग बेसिक्स मैथ्स में भी पढ़ते हैं, फिर मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। तो मिनिमम कब होगा, जब d स्क्वायर u बाय dr स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको स्टेबल क्यों कहते हैं जरा समझिए। एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मान लो मुग्धा को हम 1 करोड़ रुपया दे देते तो यहां बैठ के पढ़ाई करेगी, बोलो मुग्धा, भाग जाएगी तुरंत शॉपिंग करने, और एकदम पूरा अनस्टेबल वाला शॉपिंग करेगी। सोचिए कि साड़ी खरीदे कि दुपट्टा खरीदे कि घड़ी खरीदे कि लैपटॉप खरीदे, क्या खरीदे दिमाग में नहीं चलेगा। लेकिन मान लो भूख लगी हो बहुत जोर की और पॉकेट में सिर्फ 10 रुपया हो, तो क्या खरीदोगे, खाने का सामान। इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी।
मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी। इसलिए आप देखेंगे शादी के दिनों में महिलाएं जैसे शादी का नाम सुनती हैं, एक साल पहले से दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। अरे फलाना की मौसी की बहन के लिए शादी खरीदना है। ये मैं किसी पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, ये समाज का नियम चल रहा है फिलहाल में, है ना। हॉट टॉपिक यही है डिबेट में कि ऐसा क्यों होता है कि शादी का नाम सुनते ही लेडीज लोग का हालत खराब हो जाता है। इतना साड़ी का इंतजाम करना, इतना ये इंतजाम करना, बड़ी टेंशन में रहेगी एक साल तक, जब तक शादी हो ना जाए या तुरवा ना ले तब तक टेंशन में रहेंगे। उसके बाद शादी हो गया फिर अलग टेंशन, पूछेंगे और सब बढ़िया चल रहा है सब, है ना। मैं इसी प्रोसेस से भी गुजर रहा हूँ, शुरुआत वाले प्रोसेस से, तो मुझे सारा एक्सपीरियंस हो रहा है आगे का, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब देखो ये जो बी है, इस बी का हालत देखो, ये बी मेरे जैसा है, एकदम पैसा नहीं है, एकदम गरीब आदमी, ठीक है। ये बी थोड़ा सा पैसा कमाया, यहाँ पे गया, उसको फील हो अरे यार पहले तो कम पैसा में खुश थे, ज्यादा पैसा तो हो गया लेकिन स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाए, खुश नहीं है, छोड़ो वापिस से लोग कम पैसा कमाओ, ठीक। मुग्धा बोले भाई ऐसा थोड़ी होता है, मुग्धा मुकेश अंबानी टाइप, देखो ये देखो मुग्धा है, बहुत पैसा, ठीक, बहुत पैसा, लेकिन जैसे थोड़ा पैसा कम हुआ इसको उत्तरी तो बड़ा ज्यादा मजा आ रहा है, कम पैसा में ज्यादा खुशी, कोई टेंशन ही नहीं कि कौन कोई चीज चुरा के ले जाएगा, तो देखो और अच्छा और खर्चा करते और कम में जाएंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम से पार्टिकल दूर हुआ, अगर डिस्प्लेस किए तो और दूर होते चला गया। ऐसे इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से आप डिस्प्लेस कर दीजिएगा तो वो इक्विलिब्रियम से और दूर भाग जाएगा। जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पार्टिकल को अगर इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस से इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाएगा। जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर आप उसको इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह एनर्जी सेम है, इसलिए वहां जाके वो नया इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। मान लो तुम्हारे पास 50 रुपया है, कुछ देर बाद भी 50 रुपया हो, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई चेंज नहीं स्टेबिलिटी में। तो ऐसे इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या तीनों बात समझ में आ गया। तो अनस्टेबल के लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये मैक्सिमा है इसलिए लेस देन इक्वल टू 0। और न्यूट्रल के लिए क्या होता है, डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस देखिए एक सवाल पूछ लिया गया है, यू दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि कहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो पहले तो u दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, मतलब du by dr 0। तो पहले तो उसको डिफरेंशिएट करो, du by, यहाँ पे dr ना बोल के dx बोलेंगे, क्योंकि वेरिएबल किसमें है, x में। आपको डिफरेंशिएट करने आता होगा, a इंटू एक्स का पावर यहाँ -12 है, डिफरेंशिएट करेंगे तो -12 बाहर, x का पावर -13, फिर -b बाहर, x का पावर -6 लिखेंगे तो -6 बाहर, x का पावर -7। तो du by dx तो 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो उसको 0 पुट कर दिए, ये हो गया -12 a अपॉन x का पावर 13 माइनस प्लस 6b बाय x का पावर 7। इसको इधर भेज दीजिए, तो 12a बाय x का पावर 13 इज इक्वल्स टू 6b बाय x का पावर 7। यहां काट मत देना, 6 से 12 कट जाएगा दो बार में। अब इसको इधर भेज दीजिए, 2ax का पावर 7 इज इक्वल्स टू b इंटू एक्स का पावर 13। इसको इधर भेजिए और x का पावर 7 कॉमन ले लीजिए, तो 2a माइनस एक्स का पावर 1 बाय x का पावर 6, b x का पावर 6, ये होगा इज इक्वल्स टू 0। तो x का पावर 7 या तो 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, तो x का पावर 7 0 मतलब x का वैल्यू 0। तो एक तो ये कंडीशन हो गया, या फिर 2a माइनस b x का पावर 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आएगा, b x का पावर 6 इज इक्वल्स टू 2a, तो x का पावर 6 इज इक्वल्स टू 2a बाय b, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2a बाय 6 का होल 2a बाय b का होल पावर 1 बाय 6। तो देखिए दो वैल्यू आ गए x का, दो जगह इक्विलिब्रियम है, एक तो इस वैल्यू पे, दूसरा इस वैल्यू पे। अब किस जगह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है उसके लिए हम लोग उसको क्या करेंगे,
डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये था u डिफरेंशिएट हो गया था, यही था ना du by dr, इसको जीरो पुट किए थे। तो डबल डिफरेंशिएट करके हम यहाँ लिख रहे हैं। अच्छा इधर लिखे, ये दो जगह खाली है, तो मैं लिख रहा हूँ इसको डबल डिफरेंशिएट करके d स्क्वायर u बाय dx स्क्वायर। देखिए -12 एज इट इज रख रहे हैं, x का पावर -13 बाहर, x का पावर 14, तो उधर लिख देते हैं नीचे में, और ये हो जाएगा 6b x का पावर -7 बाय x का पावर 8, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 156a बाय x का पावर 14 माइनस 42b बाय x का पावर 8। अब x का पावर 0 पुट करेंगे तो ये तो नॉट डिफाइंड होगा, x का पावर 0 पुट करेंगे तो ये तो नॉट डिफाइंड होगा, और वो पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला पुट करेंगे, मतलब x का पावर 6 का वैल्यू 2a बाय b है, x का पावर 6 का वैल्यू 2a बाय b है। तो कैसे पुट किया जाए, x का पावर 6 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 8, x का पावर 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाय x का पावर 8 हो गया, इधर बचा 156a बाय x का पावर 6, इसका वैल्यू कितना लिख दें 2a बाय b, तो b ऊपर माइनस 42b, और ये तो 1 बाय x का पावर 8, तो कुछ भी वैल्यू का पॉजिटिव ही होगा, ये पावर 8 है तो ये तो पॉजिटिव होगा, और ये वैल्यू कितना है देखिए a से a कटा 156 दो बार में 78b माइनस 42b, तो ये भी क्या हो गया, मतलब टोटल क्या हो गया, मतलब d स्क्वायर x बाय d u स्क्वायर बाय dx स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया, और मिनिमा का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए x का यही वाला वैल्यू होना चाहिए, 2a बाय b का होल पावर 1 बाय 6। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एडवांस से क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होता है, और उसमें मेहनत आपको करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, अगर आप एडवांस का इच्छा रखते हैं तो उस लेवल की मेहनत तक तो जाना ही पड़ेगा। इसको लिखने के बाद जरा क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, कुछ जो आसान क्वेश्चन है जल्दी हम लोग कर लें। 21 नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल जो है ये वर्क पावर एनर्जी से भी बन सकता है और लॉज ऑफ मोशन से भी, और हम लोग पहले ही ये बात एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि लॉज ऑफ मोशन से बनाना आसान होता है, इसलिए हम लोग इस सवाल को लॉज ऑफ मोशन से ही करेंगे। पहले सवाल देख लीजिए, ये सीलिंग है, ये एक पुली है, इस पुली से एक ब्लॉक लगा हुआ है P, उसके बाद यहां एक पुली लगा हुआ है, इससे एक धागा बंधा हुआ है, और ये एक ब्लॉक लगा हुआ है Q। अब सवाल है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक Q, ये ऑन है ना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक Q आफ्टर इट हैज फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मतलब जब ये Q 10 मीटर नीचे आ जाए, तो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, तब इसका वेलोसिटी बताइए, और इनिशियली रिलीज किया है, और इनका मासेस दिया हुआ है, दोनों का मास 10-10 केजी, तो इसका ही मास 10 केजी लिख देते हैं यहीं पे, और इसका ही मास कितना लिख देते हैं 10 केजी। तो एफबीडी बताइए, टेंशन शुरू कीजिए। देखिए यहां टेंशन T ऊपर, इसका वेट 100 न्यूटन नीचे, देखिए सब लोग ध्यान से, यहां टेंशन T ऊपर, इसका वेट 10 का mg 100 न्यूटन। इस पुली पे देखो टेंशन T यहां नीचे, सेम धागा है तो टेंशन T नीचे, यहां पे टेंशन 2T होगा, क्योंकि पुली पर नेट फोर्स 0 होता है, सेम धागा में टेंशन T होता है, ये TT नीचे, जान के हम रिवाइज करवा रहे हैं, ये 2T तो यहाँ 2T ऊपर, और इसका वेट 100 न्यूटन नीचे। अब क्या एक्सलेशन का तरीका होता है, ज्यादा टेंशन 1 लड्डू, तो ज्यादा टेंशन 1 लड्डू, ये ऊपर जाएगा A से और ये नीचे आएगा 2A से, क्योंकि ऑलरेडी कहा है कि नीचे आ रहा है।
अब इक्वेशन लिखेंगे, ए निकाल लेंगे। ठीक है, एक मिनट। हली चलिए क्या देखिए, इसके लिए इक्वेशन लिखिए। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? 2t माइनस 100 इज इक्वल्स टू 10a। इसके लिए क्या लिखेंगे? 100 माइनस t इज इक्वल्स टू 10a। 10a नहीं, 20a। तो हम लोग क्या करें, इस वाले इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 40a। और जब ऐड करेंगे तो ये 2t कट गया, 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 100 इज इक्वल्स टू 50a। तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्शन कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, v निकालना है। हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर निकालना हम लोग को, u स्क्वायर क्या है? 0। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 4 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10। तो रूट 80 मीटर पर सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 9 से थोड़ा कम ही होगा। आप चाहो तो 8.9 लिख सकते हो, 8.9 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में 8.85 है, तो वही आंसर हो जाएगा, 8.85 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा इसलिए क्योंकि g का वैल्यू भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है, इसलिए थोड़ा कम हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ये था कि एक इस तरह से ट्यूब है, जिसको देख के आप लोग कह देख सर सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है। मतलब सर्कुलर मोशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पार्टिकल है, इसको यहां से वेलोसिटी दी है v, यहां से वेलोसिटी दी है इसको कितना? v। और कह रहा है कितना वेलोसिटी दे ताकि इस तरह से ये चल करके यहां तक जस्ट पहुंच जाए। यहां तक पहुंच जाए मतलब यहां पहुंच के इसका वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। जस्ट इसको पहुंच जाएगा तो इसको क्रॉस भी कर लेगा, अगर थोड़ा सा भी हल्का वेलोसिटी रहा तो ये v मिनिमम कितना हो ताकि ये यहां से यहां पहुंच जाए। मतलब ये इनिशियली यहां पर है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है। इस सिस्टम पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? एक तो mg, उससे हमको दिक्कत नहीं, नॉर्मल लग रहा होगा। नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, सेंटर की तरफ लगता है। और ये जो नॉर्मल है इस वेलोसिटी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, मोशन के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए नॉर्मल कोई वर्क नहीं करेगा, नो वर्क। और क्योंकि इस सिस्टम पे नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, धागा नहीं है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इसका मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लिखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लिखेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब यहां से थ्रो कर रहे हैं तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी इसका कितना है? हाफ mv²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें ये वाला जो लेंथ है ना, इसको h दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg, और यहां से यहां तक का हाइट 2r। तो m सब जगह से कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v² प्लस 2gh इज इक्वल्स टू 4gr। तो v² इज इक्वल्स टू 4gr माइनस 2gh। तो v कितना हो जाएगा? पहले इसमें 2g कॉमन ले लीजिए, तो 2r माइनस h और इसका अंडर, ये हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, इजी पीजी। और एक आखिरी सवाल जो एडवांस का है वो है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक पार्टिकल है और उसको इस तरह का एक सरफेस है, इससे लेके आए, और ये रफ सरफेस है। ये सरफेस क्या है? रफ। इसका हाइट h है। यहां से एक ब्लॉक को रिलीज कर दिए। पहले सिचुएशन क्या है कि यहां से इस ब्लॉक को रिलीज किए और ये इस पे स्लाइड करके इस तरह से यहां आया, और क्योंकि फ्रिक्शन था इसलिए यहां पहुंच करके भी
इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये चला और यहां पहुंच के इसका वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनली 0 हो गया। अब अगर इसकी बात करें, इस केस में हम लोग देखें, अगर इसको रेफरेंस मान लिया जाए, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़े पूरा, क्वेश्चन का पहला हिस्सा कह रहा है कि एक ब्लॉक को यहां से रिलीज किए और ये चल चल के यहां पहुंच के इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पे एक दो प्रमुख बात है, ध्यान सुनिएगा। जब ये ब्लॉक यहां से चल के यहां पहुंचा तो यहां पे जब ये था तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, mgh। रेफरेंस इसको माने हैं तो ये हो गया हाइट h। जब ये ब्लॉक यहां पहुंच गया तो उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया, ठीक है। अब इस सिस्टम पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन में देखिए, नॉर्मल लग रहा है, लेकिन नॉर्मल तो वर्क करेगा नहीं, किसी भी इंस्टेंट पे नॉर्मल जो होगा वो उस इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल तो कोई वर्क करेगा नहीं, टेंशन है नहीं, एक ही फोर्स वर्क करेगा जो कि क्या होगा, फ्रिक्शन। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन जो होता है वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है। वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन क्या होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का दूसरा फॉर्म था। और यहाँ नॉर्मल टेंशन तो कोई वर्क कर नहीं रहा है, तो जो भी वर्क कर रहा है कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। वो होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ये है, कितना है ये, 0 पूरा पूरा, माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो माइनस mgh के बराबर है इस केस में। अब सवाल पूछा है कि जब ये यहां पहुंच गया तब एक एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है और इसको धीरे धीरे उठा करके चला करके यहां पहुंचाना चाह रहा है, तो बताइए उस एक्सटर्नल एजेंट को इस ब्लॉक को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसको मैं यहां लिखूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving the block up slowly, up मूव करवा रहे हैं स्लोली। वापस हम डायग्राम बना लेते हैं, ये रेफरेंस है। अब ये ब्लॉक यहां से चलना शुरू किया 0 वेलोसिटी से, तो अब ये यहां से चलना शुरू कर रहा है, मतलब इसको कौन सा एनर्जी कहेंगे, यहां को बोलेंगे इनिशियल, और यहां पहुंच गया 0 वेलोसिटी पर ही, कितना बोलेंगे इसको, मतलब दिस इज फाइनल नाउ एंड दिस इज इनिशियल नाउ। और इस बार एक एक्सटर्नल एजेंट ये काम करवा रहा है, ये खींच के कौन ले जा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट, और इसी के वजह से वर्क पूछा है। जब ये इनिशियली यहां पे था तो यहां पे एनर्जी लिखी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। जब ये यहां पहुंच गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh हो गया। ये आ रहा है इसमें कैमरा में, आ रहा है, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh। अब अगर वापस से हम लोग लिखें वर्क एनर्जी थ्योरम, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, या नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन की बात कर ले, वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। जब कोई अप्लाइड फोर्स हो ना तो उसको भी हम लोग इसी में गिन लेते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन या अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो नॉर्मल तो कोई वर्क नहीं कर रहा है, टेंशन तो कोई वर्क नहीं कर रहा है, कौन कौन वर्क करेगा यहाँ पे, फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन लोग पहले निकाल चुके, कितना, माइनस mgh, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस, फाइनली यहां पे थे, यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कितना, और इनिशियली कितना, 0, तो माइनस करेंगे तो इसको उधर भेज दीजिए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, अब ये तो मैंने इतना आराम कहानी करके पूरा मैथमेटिकली आपको सिखाया। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़े और सरस्वती माता कहे कि आंसर बेटा इतना, तो वैसा दिमाग पाने के लिए आप इसको ऐसा सोचा जा सकता था
कि जब ये ब्लॉक यहां था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो था नहीं, जब ये ब्लॉक यहां है तो यहां भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो यहां भी रुका हुआ है। लेकिन यहां पे पोटेंशियल एनर्जी mgh था जो कि यहां आके जीरो हो गया, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh लॉस हो गया। वो कौन लॉस करा दिया? फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन के वजह से mgh एनर्जी लॉस होता है, लॉस हुआ इसलिए माइनस mgh। ठीक, अब जब ब्लॉक यहां है इसको यहां ले जाना है तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, यहां भी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसका mgh बढ़ाना है। तो पहले तुमको पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ाना है, दूसरा फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा होगा और वो माइनस mgh ले लेता है, इसलिए हमको F के वजह से कितना वर्क देना पड़ेगा? 2 mgh, ताकि फ्रिक्शन जब mgh ले भी ले तो भी इसके पास कितना बचे? mgh। यही आंसर है। और इसी के साथ जो जेईई एडवांस का डिस्कशन था वर्क पावर एनर्जी का, वो हम लोग का पैकेज से समाप्त हो गया। अब आप चाहे तो पैकेज में आगे बना सकते हैं, मोर देन वन चॉइस वगैरह वगैरह, उसके डाउट्स आप पूछ सकते हैं मेरे से। एचसीवी बनाना प्रायोरिटी होना चाहिए आपको, और एचसीवी में 1 से 30 तक तो मैं इसी लेक्चर सीरीज में ही करा दूंगा, 30 से आगे 31 से लेकर के 51 तक एडवांस सीरीज में मैंने कराया है एचसीवी का, L31 से लेकर के L51 तक, एक्सेप्ट इसमें 49 नहीं करना है, छोड़ देना उसको। मैंने एडवांस सीरीज में कराया है, एडवांस सीरीज के L5 और L6 में, तो कृपया याद से आप लोग पहले एचसीवी करें और उसके बाद ये L5 L6 सीरीज भी कर लें। हम लोग एचसीवी में अभी तक 10 तक कर लिए हैं, शायद 10 11 तक कर लिए हैं डाउट, उसको आगे करेंगे अगले लेक्चर में। और हम लोग एनसीईआरटी पर भी एक लेक्चर बना रहे हैं, एग्जाम्पल हो गए थे, एक्सरसाइज पे एक लेक्चर बचा हुआ है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो L9 मुझे लगता है L10 L11 तक चलेगा, L11 में मोटा मोटी सब चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।